ये सावन की एक सांझ है, बैठक में अंधेरा गहरा गया है, दिया किसी के पास नहीं है, ना ही है कहीं किसी ढिबरी की आस, ना ही लालटेन। चूल्हों में जलती उपलों की आग अंधेरे से लड़ने का असफल प्रयास कर रही है। ऐसे माहौल में आपसी रंजिश भूलकर गांव दुआर के सब लोग एक छत के नीचे आ गए हैं। जिसके पास जो है वो उसे बांटकर खाना चाहता है, पर फैज़ की वो सहर शायद कुछ और इंतजार के बाद आएगी। अगले दिन भी सुबह से लेकर दोपहर तक कोई चूल्हा नहीं जल पाया। बरसात ने फाकों की नौबत पैदा कर दी। जीवन जैसे पंगु हो गया है। लोग सूखे गलों से टेर लगाते गांव भर में घूम रहे हैं। कहीं से कुछ चावल गेहूं मिल जाए तो चूल्हा जले, पर कमबख्त ऐसे दिनों में उधार भी तो नहीं मिलता। दर दर भटक कर कई लोग खाली हाथ लौट आए। उनके चेहरे पर एक बेबसी है। एक पिता भी लौट आए हैं। उन्हें अपनी मासूम पुकार के बदले एक सौदा मिला है। गांव के प्रधान ने अनाज देने की शर्त रखते हुए कहा है, अपने किसी लड़के को सालाना नौकर रख दो, बदले में जितना चाहे अनाज ले जाओ। वो चुपचाप वापस लौट आए हैं, लेकिन एक माँ को किसी घर से कुछ सेर चावल मिल गए हैं। कई रोज बाद भरपेट खाने का सिला बना है। माँ ने चावल उबालने के लिए चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया है। उसमें चावल तो कम है, लेकिन पानी ऊपर तक भर दिया गया है। चावल उबलने की महक पूरी बैठक में भर गई है। छोटे छोटे बच्चे ललचाई नज़रों से चूल्हे की ओर देख रहे हैं। चावल उबल जाने पर पानी अलग कर लिया है और उस पानी के दो हिस्से कर दिए गए हैं। एक हिस्से को छौंक कर दाल की तरह बना लिया गया है और दूसरे हिस्से में से सभी बच्चों को एक एक कटोरी चावल का पानी पीने के लिए दे दिया गया है। उबले चावल के इस पानी को माण कहते हैं। ये माण उन बच्चों के लिए किसी दूध से कम नहीं है। जब भी चावल बनते उनके सूखे होंठों पर मुस्कान तिराती थी। लेकिन फिलवक्त ये वक्त है कि मंजर बदला जाए। गोया जीवन कोई सलेट है जिसे गीले कपड़े से साफ कर देते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आया है जिसमें माँ बाप के इस बच्चे को चुन लिया गया है। आगे की ट्रेनिंग के लिए अब उसे जबलपुर जाना है। उसके पिताजी ने खुश होकर कहा है, जितना दूर जाओगे उतनी ज्यादा दुनिया देखोगे। लेकिन माँ की पेशानी पर चिंता की लकीरें खिंच आई हैं। उसने जबलपुर का नाम भी नहीं सुना है। वो बार बार पूछ रही है, यहाँ से कितने कोस है। परिचित सब पीछे छूट गए हैं। रह गई हैं सिर्फ कुछ स्मृतियां। स्मृतियों में विस्मृत न होते हुए अब वर्तमान में लौट आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। आज हमारे पास ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। हिंदी के शानदार चिंतक, लेखक, विचारक और दार्शनिक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन को हमने पढ़ा और उसमें से कुछ बातें चुन कर ले आए हैं। विश्व की सारी सभ्यताओं में क्या समानता है? ये कि वहाँ आखिरी पायदान के आदमी तक विकास पहुँचा है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, पर एक दिन हुआ है। कई दिन, महीने, बरस, दशक और सदियों के बाद ये हुआ है। शोषितों को उठना पड़ा शोषकों के खिलाफ, और फिर शिकारियों ने नहीं, हिरणों ने खुद लिखा अपना इतिहास। उसी इतिहास का एक पन्ना है जूठन। हम उनकी आत्मकथा में दर्ज दो घटनाएं आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक दफा ओम प्रकाश के गांव में चकबंदी चल रही थी। कोई बड़ा अफसर आने वाला था। हमेशा की तरह बस्ती में एक सरकारी कर्मचारी आया। साफ सफाई के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी, जिसके बदले में कोई पैसा या मजूरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। हमेशा की तरह ये बेगार ही थी। कई कई दिन तक भूखे प्यासे लोग कोठी की साफ सफाई में लगे रहते थे, बदले में गालियां अलग। इस बार बस्ती के लोगों ने बेगार करने से मना कर दिया। दिहाड़ी दोगे तो जाएंगे, इस बात पर हो गई तनातनी। जो आदमी बुलाने आया था वो तहसील का कोई मुलाजिम था, लेकिन उसका रौबदाब किसी अधिकारी से कम नहीं था। बात बात में वो बदतमीजी कर रहा था। जब सब ने जाने से मना कर दिया तो वो जोर जबरदस्ती पर उतर गया था, लेकिन सभी लोग एक एक करके इधर उधर जाने लगे। अंततः उसे बैरंग लौटना पड़ा। जाते जाते वो धमकी देकर गया था। इस घटना के 15 दिन बाद पुलिस के 2 सिपाही बस्ती में आए और 10 लोगों को धर ले गए। जो भी सामने दिखाई पड़ा उसे बुला लिया गया। ओम प्रकाश उस वक्त बस्ती में नहीं थे। कुछ देर बाद जब वो लौटे तो आते ही पता चला कि कई लोगों को पुलिस ले गई है। बस्ती के ही एक इलियास के घर के सामने एक बगीचा था। सड़क के किनारे उस पार पंचायत घर था। उसी बगीचे में चारपाई पर बैठा इलियास हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। एक मूढ़े पर दरोगा बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक रूल था जिसे वो बार बार हवा में लहरा रहे थे। 8-10 सिपाही भी हाथों में लाठी, कंधों पर बंदूकें लटकाए इधर उधर खड़े थे। बस्ती से पकड़कर लाए गए लोगों को मुर्गा बनाकर लाठियों से पीटा जा रहा था। पीटने वाला सिपाही थक गया था। बेंत की हर मार पर पीटने वाला चीख उठता था। खुलेआम यह कथित शौर्य उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें लोग खामोश बने तमाशा देख रहे थे। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं। बस्ती की औरतें, बच्चे गली में खड़े होकर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे।
बिना किसी जुर्म के पुलिस उन्हें पकड़ लाई थी। बस्ती के किसी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई जो दरोगा से पूछ सकता कि उन्हें पीटा क्यों जा रहा है, क्या कसूर है उनका। यह तमाशा घंटे भर चला था। 10 के 10 लोग दर्द से कराह रहे थे। उनकी चीखें सुनकर पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए थे, लेकिन गांव की संवेदना को मानो लकवा मार गया था। ओम प्रकाश ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरे मन में गहरी वितृष्णा भर गई थी। वह संधि की उस किशोरावस्था में मन पर एक खरोंच पड़ गई जो कांच पर खिंची लकीर की तरह आज भी यथावत है। दूसरी घटना जुड़ी है तब से जब उनकी मां ने एक जरूरी प्रतिकार किया और जूठन का सिलसिला बंद हो गया। बात यह थी कि एक कथित ऊंची जाति के व्यक्ति के घर बारात खाना खा रही थी। ओम प्रकाश की मां टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। वो और उनकी छोटी बहन माया अपनी मां से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वो उन्हें भी खाने को मिलेगी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो उनकी मां ने सुखदेव सिंह को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी ईब तो सब खाना खा के चले गए, हमारे जागतों को भी एक पत्तल पर धर के कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, टोकरा भर तो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बंद। ओम प्रकाश लिखते हैं कि सुखदेव के ये शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतर गए थे, जो आज भी अपनी जलन से मुझे झुलसा रहे हैं। उस रोज उनकी मां की आंखों में दुर्गा उतर आई थी। अपनी मां का वैसा रूप उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने टोकरा वहीं बिखेरते हुए सुखदेव सिंह से कहा था, इसे ठा के अपने घर में धर ले, कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देना। इसके बाद वह हम दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के तीर की तरह उठकर चल दी थी। बकौल ओम प्रकाश किताब में दर्ज है कि सुखदेव सिंह मां पर हाथ उठाने के लिए झपटा था, लेकिन मां ने किसी शेरनी की तरह उसका सामना किया था बिना डरे। उसके बाद मां कभी उनके दरवाजे पर नहीं गई और जूठन का सिलसिला भी उस घटना के साथ बंद हो गया था। ओम प्रकाश ने इस आत्मकथा को लिखने की प्रक्रिया में लिखा है कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। इस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा कि कितना दुखदाई है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय, अतिरंजनापूर्ण लगता है। जो सच है उसे सबके सामने रख देने में संकोच क्यों? जो यह कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यानी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का भाव, उनसे मेरा निवेदन है, इस पीड़ा के दंश को वही जानता है जिसे सहना पड़ा। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक ने। अंत में आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता के साथ छोड़े जाते हैं। ओ मेरे प्रताड़ित पुरखों, तुम्हारी स्मृतियां इस बंजर धरती के सीने पर अभी जिंदा हैं, अपने हरेपन के साथ। तुम्हारी पीठ पर चोट के नीले गहरे निशान तुम्हारे साहस और धैर्य को भुला नहीं पाए हैं अभी तक। सख्त हाथों पर पड़ी खरोचें रिश्ते लहू के साथ विरासत में दे गई हैं। ढेर सी यातनाएं जुगानी है मुझे इस धरती पर, हरे नीले लाल फूलों में बस्तियों से खदेड़े गए ओ मेरे पुरखों। तुम चुप रहे उन रातों में जब तुम्हें प्रेम करना था, आलिंगन में बांध कर अपनी पत्नियों को। तुम तलाशते रहे मुट्ठी भर चावल सपने गिरवी रखकर। ओ मेरे अज्ञात अनाम पुरखों, तुम्हारे मूक शब्द जल रहे हैं दहकती राख की तरह, राख जो लगातार कांप रही है रोष में भरी हुई। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी गंध, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा भय, जो तमाम हवाओं के बीच भी जल रहे हैं दिए की तरह युगों युगों से।